हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है पावर स्विंग प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ये देख लेंगे पावर स्विंग होता क्या है और उसको प्रोटेक्शन देने का क्या ज़रूरत है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, और फाइनली हम लोग पावर स्विंग प्रोटेक्शन कैसे हम लोग दे देंगे हमारा पावर सिस्टम में, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो पावर सिस्टम है, जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है ग्रिड का साथ जैसे ही कनेक्ट करेगा तो पहले आपका जो सिस्टम था नॉर्मल सिस्टम था एकदम। लेकिन जैसे ही आप ग्रिड का साथ कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट करेगा तो आपका सिस्टम में एक डायनेमिक सिस्टम हो गया है, क्योंकि आपका ग्रिड का साइड आपको एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी से एन नंबर ऑफ आपका डिस्टर्बेंस होने के चांसेस है। ठीक है, तो एक सिस्टम ऐसे हो गया था, एक डायनेमिक नेटवर्क हो गया सिस्टम एक। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेगा तो नॉर्मल कंडीशन पे जैसे मैं आप देख रहा हूँ, ये हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है। इसमें आप जैसे ही आप ग्रिड के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, ग्रिड के साथ जैसे कनेक्ट किया तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, अगर इसका पावर एंगल इक्वेशन है आपको पहले आप ऑलरेडी जानते हैं, ये आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज बाय टोटल रिएक्टेंस इनटू साइन ऑफ डेल्टा है। ये डेल्टा बेसिकली आपका, जैसे आप समझ लीजिए आप इसका एक इंडस्ट्री का सिस्टम है, ग्रिड का है। ठीक है, ये दोनों का बीच में जो वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस है दैट इज डेल्टा है। अगर आप इंडिविजुअली इसको एक जनरेटर और इसका एक जनरेटर मानेगा तो फिजिकली ये जनरेटर का रोटर और ये जनरेटर का रोटर का एंगल डिफरेंस है, वो आपको डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों बराबर ही है। इसका वोल्टेज वेक्टर में ये इसका जनरेटेड वोल्टेज और इसका जनरेटेड वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस भी आप देखेगा तो उसका जो फेज डिफरेंस है वो भी आपको डेल्टा है, या फिजिकल आपका रोटर का एंगल डिफरेंस भी आपको डेल्टा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर एंगल। ठीक है, इसका अगर आप इसका पावर का अगर आप ड्रॉ करेगा तो इसका पावर है एक साइन वेव जैसे, क्योंकि साइन ऑफ डेल्टा है। ये आपको डेल्टा है, इसका बीच में जो एंगल डिफरेंस है आपका रोटर एंगल है, रोटर का इसका और इसका रोटर का जो एंगल है उसका ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डेल्टा है, ये दोनों के बीच में एंगल है। इसीलिए एक आपको साइन वेव जैसे आपको दिख रहे हैं, राइट, ये साइन वेव जैसे दिख रहे हैं। इसमें आप इसका जो मैक्सिमम पावर है आपको यहाँ तक दे सकते हैं। ठीक है, जो जनरेटर का बेसिकली जनरेटर का जो इसको शाफ्ट से जो भी मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट फॉर एग्जांपल मेरा मैकेनिकल इनपुट है जनरेटर का ए है, पी है। अगर ये मैकेनिकल इनपुट दे दिया तो इतना मैकेनिकल इनपुट में आपको इतना इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको जनरेटर का आउटपुट में मिलेगा, इतना मैकेनिकल इनपुट में। ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशन पे आपको मैकेनिकल इनपुट है और इसका जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हो दोनों बराबर होगा, और इसका बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए जो एक्सेलरेटिंग पावर जो बोलते हैं, मैकेनिकल इनपुट माइनस इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। सो ना आपका रोटर एक्सेलरेट करेगा ना आपका रोटर डिसेलरेट करेगा। ये दोनों रोटर एग्जैक्टली जैसे ये रोटर जीरो पोजीशन पे है तो ये रोटर भी जीरो पोजीशन पे रहेगा, आपको एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आपको रहेगा। ठीक है, सेम पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, सो आपको ऐसे मिलेगा आपको, अगर आपको डेल्टा जीरो है तो। सो लेकिन आपको दोनों पोजीशन अगर बराबर है, दोनों को डेल्टा जीरो है, सेम पोजीशन पे है तो इसका बिल्कुल पावर नहीं जाएगा, पावर ट्रांसफर है जीरो है। जैसे आप डेल्टा बढ़ाते जाओगे तो इसका दोनों के बीच में पावर है बढ़ेगा। ये दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है दोनों रोटर का डिफरेंस में, अगर एंगल डिफरेंस जैसे बढ़ता रहता है तो इसका पावर भी बढ़ता रहेगा। ये कब तक बढ़ेगा? डेल्टा 90 डिग्रीज होने तक। जैसे डेल्टा 90 डिग्रीज हो गया, इसका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर है। जैसे डेल्टा 90 का ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर है डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ऑफ डेल्टा है। ठीक है, आपको साइन का और पता है, 0 to 90 डिग्रीज तक इंक्रीमेंट है, 90 to 0 है आपको डिक्रीज होते हैं। ठीक है, 180 डिग्रीज के बाद आपको नेगेटिव चला जाता है, राइट। सो ऐसे जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, सो यहाँ आपको जहाँ मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट दोनों बराबर सेम होते हैं, वो आपको ऑपरेटिंग कंडीशन है। ठीक है,
सो नॉर्मल कंडीशन पे आपका सिस्टम में क्या होते हैं, मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट सेम होते हैं, ना इसका रोटर एक्सेलरेट होते हैं डिसेलरेट होते हैं, जिस पोजीशन पे ये दोनों चल रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा और इतना इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको दे देगा। इस पी ए इलेक्ट्रिकल इनपुट मैकेनिकल इनपुट में ई जी ई एक्स ई जी एस बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा नॉट, अगर इसका डेल्टा डेल्टा नॉट सोचेगा तो उतना इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है फ्रेंड। और इस कंडीशन पे जितना भी आपका जो बसेस है, यहाँ का बस वोल्टेज है और इसका जो बस फ्रीक्वेंसी है विद इन लिमिट में होगा। मतलब आपको बस वोल्टेज है आपको +−5% रहेगा। ये आपको एक्टिव पावर का बारे में डिस्कस कर रहा था। ऐसे रिएक्टिव पावर भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये आपको वोल्टेज का ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है तो ऐसे ट्रांसफ़र करेगा। अगर आपको ई जी जनरली ज़्यादा है, ई से ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पावर रिएक्टिव पावर ट्रांसफ़र होगा। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है फ्रेंड। सो बेसिकली ऐसे ही है। सो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों नॉर्मल कंडीशन पे ग्रिड से आपको सिस्टम में जाएगा। सो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है फ्रेंड। आपका वोल्टेज है यहाँ आपको सिस्टम में +−5% रेंज में रहते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, और फ्रीक्वेंसी भी +−5% रेंज में रहते हैं। लेकिन आपका इंडस्ट्री सिस्टम में देखेगा तो मोस्टली +−0.5 का अंदर ही रहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का सिस्टम में 49.5 से लेकर 50.5 का बीच में ये नॉर्मल कंडीशन पे रहते हैं। इसका ऊपर या इसका नीचे का रेंज में आपको कुछ ना कुछ एक्शन करके आप इसको नॉर्मलाइज करना ही पड़ता है। ठीक है। सो नॉर्मली ऐसे है फ्रेंड्स। ठीक है। लेकिन आपको कभी भी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस हो, छोटी मोटी डिस्टर्बेंस मतलब आपका इस साइड लोड साइड अगर कोई एक मोटर चालू किया, कोई एक लोड बढ़ा या कोई लोड कट जाते हैं, ठीक है, ये आपको होते हैं नॉर्मली। राइट। लोड का साइड में तो आपको कंटिन्यूसली एक डायनेमिक सिस्टम है, लोड में छोटी मोटी चेंजेस तो होता रहते हैं। राइट। ऐसे छोटी मोटी लोड में चेंज जो भी होते हैं उस केस में क्या होता है, अगर आपका पावर इसका जो डिमांड है या बढ़ेगा या कम होगा। फॉर एग्जांपल बढ़ेगा तो इसका जो मैकेनिकल इनपुट भी, इसका गवर्नर सिस्टम भी एक्ट होगा, इसमें मैकेनिकल इनपुट भी बढ़ाएगा और नया इलेक्ट्रिकल इनपुट जो नया, पहले आपको फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट दे रहे हैं, अभी आपको 10 मेगावाट का लोड बढ़ गया है तो 110 मेगावाट का के लिए जो भी मैकेनिकल इनपुट चाहिए वहाँ तक चला जाएगा। आपको सिस्टम में आपको जो कंट्रोल सिस्टम है इसका स्टीम इनपुट को बढ़ाएगा, स्टीम जनरेटर है तो, और इसका मैकेनिकल इनपुट बढ़ा के आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इनपुट को बराबर करके सेम फ्रीक्वेंसी में जैसे पहले चल रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में +−0.02 या 0.01 रेंज में ही आपको मेंटेन करेगा आपको गवर्नर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ऐसा वोल्टेज भी कभी भी आपको रिएक्टिव पावर डिमांड यहाँ बढ़ेगा तब आपको इस एक्साइटेशन सिस्टम है इसका, वो कंट्रोल होके इसका वोल्टेज को बढ़ा के, इस साइड वोल्टेज बढ़ा के इसका रिएक्टिव पावर जो भी आपको पहले दे रहे हैं उससे ज़्यादा देगा और इस रिक्वायरमेंट को मीट करके इसका वोल्टेज भी विद इन +−5% रेंज में रखेगा। ठीक है। सो नॉर्मल छोटी मोटी डिस्टर्बेंस जो भी होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है आपका जो गवर्नर कंट्रोल सिस्टम और इसका जो एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम से ये मेंटेन हो ही जाएगा। ठीक है। सो विद इन सिस्टम लिमिट में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आपको डिस्टर्बेंस बड़ा होता है, ये छोटी मोटी आपको लोड चेंजेस है वो आपको डायनेमिक कंटिन्यूसली होता रहता है, इसमें आपको कंट्रोल सिस्टम काम करके इसको मेंटेन करते ही है। लेकिन जब बड़ा डिस्टर्बेंस होते हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस मतलब आपको कोई सिस्टम में इसमें इसका सिस्टम में कहीं पे भी फॉल्ट है पावर सिस्टम में, ठीक है, या नहीं है तो आपको इसका लाइन स्विचिंग हो गई, इसका लाइन है सडनली आपका ऑफ हो गया, ठीक है, या लाइन ट्रिप हो गया, या नहीं तो इसका जनरेटर है डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, या नहीं है तो सडनली एक बल्क लोड है यहाँ से सडनली 100 मेगावाट का लोड में सडनली 50 मेगावाट का लोड चला गया। ठीक है। ये सब में आपको जो बल्क लोड एक साथ आपको निकल गया, या नहीं तो बल्क जनरेशन एक साथ निकल गया, या नहीं तो एक ट्रांसमिशन लाइन एक कट गया तो क्या होगा, पहले ट्रांसमिशन लाइन में 100 मेगावाट जा रहा था, 50-50 जा रहे हैं, अभी एक ट्रांसमिशन लाइन जैसे आउट हो गया तो आपको रिएक्टेंस आपको आधा हो गया, मतलब रिएक्टेंस आपको डबल हो गया तो आपको पावर भी आपको आधा हो जाएगा। राइट। आपको जैसे आप एक ट्रांसमिशन लाइन 50 मेगावाट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
राइट। सो ऐसा आपको सडन जैसे ही हो जाते हैं, इसमें सडन हो जाता है तो क्या होगा, आपको जो डेल्टा है जैसे पहले हो रहा था कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे नहीं है, ये सडनली गया, सडनली इसका लाइन ट्रिप हो गया, सडनली इसमें लोड 50 मेगावाट आपको बंद हो गया, सडनली एक जनरेटर आउट हो गया, उस केस में बल्क मेगावाट एक साथ आ गया, तो उस केस में आपको गवर्नर सिस्टम इतना स्पीड काम नहीं करेगा, आपको मैकेनिकल इनपुट जितना ही उतना कंडीशन पे आपको सडनली चला गया, राइट, विथ इंस्टेंटेनियस चला गया। उस केस में क्या होते हैं, आपका डेल्टा क्या होते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इस लाइन में सडनली फॉल्ट आया, सडनली फॉल्ट आया तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तुरंत आपको जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जीरो हो गया। ठीक है, वोल्टेज जीरो होने के बाद सडनली वोल्टेज इसका पावर जीरो हो गया। ठीक है, पावर जीरो हो गया तो यहाँ इस कंडीशन पे थोड़ी देर तक रहेगा। ठीक है, जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हो गया तो ये दोबारा आपको पुराना सिस्टम में ही, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट सेम है, पहले जैसे जनरेशन सेम है, मैं एक्सेटर भी कुछ नहीं किया, गवर्नर भी कुछ नहीं किया, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इतना शॉर्ट पीरियड में। सो आपको जैसे पहले ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन आपको अभी डेल्टा कहाँ है, यहाँ इस कंडीशन में आप देखेगा तो एक्सेलरेशन पावर ज़्यादा है, राइट, क्योंकि आपका मैकेनिकल इनपुट सेम है लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो हो गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन पावर का वजह से एक्सेलरेशन टॉर्क होगा इस जनरेटर में, और उसमें आपको डेल्टा बढ़ेगा, रोटर एंगल बढ़ेगा, जो एक्सेलरेशन का वजह से एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जैसे इस कंडीशन पे ट्रिप, जैसे ये ट्रिप हो गया तो इसमें क्या हो गया, सिस्टम नॉर्मल हो गया, तुरंत इसी डेल्टा पे ये पावर आपको डिलीवर कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे यहाँ पावर डिलीवर कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज़्यादा है मैकेनिकल इनपुट से, सो आपको डिसलरेट होना चाहिए, लेकिन मिशन का इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे जाएगा, इसके बाद आपको इस पॉइंट पे आपको डिसलरेट होना चालू करेगा। ये आपको कहाँ तक है, जैसे मैं आप लोग को पहले इक्वल एरिया क्राइटेरिया में डिस्कस किया था। सो आइडियली क्या होते हैं, ये यहाँ से लेकर नया एक इस पॉइंट पे दोबारा आना है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्विंग मारते ही रहते हैं। ठीक है, ये डेल्टा धीरे 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 हर बार इसका कम होके कम होके कम होके कम होके फाइनली इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर लाइन ट्रिपिंग है तो दूसरा और कोई पॉइंट पे आ जाएगा, कोई लोड है तो मतलब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा ये अगर सेम कंडीशन है तो फॉल्ट होने के बाद सेम पोजीशन पे आएगा, लेकिन कैसे आएगा, ये धीरे धीरे, इसका रोटर है, मैकेनिकल मैकेनिकल चीज़ है, तुरंत ऐसे नहीं है, ये तुरंत आपको इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये आपको स्विंग होके ये रोटर का धीरे 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 फाइनली इस पोजीशन पे आपको स्टेबल होगा। ठीक है फ्रेंड, सो इसमें क्या हो रहा है, आपका डेल्टा स्विंग मार रहे हैं, राइट, ये डेल्टा ऐसे एक स्विंग मार रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल, यहाँ से जितना यहाँ स्विंग मारा उतना यहाँ से स्विंग मारा, नेक्स्ट पोजीशन पे थोड़ा कम पोजीशन तक आएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे इतना बराबर आएगा, नेक्स्ट पोजीशन से और कम पोजीशन तक, नेक्स्ट तक इतना बराबर, ऐसे आपको धीरे 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 कम होगा अगर स्टेबल स्विंग है तो। लेकिन अगर ये अनस्टेबल है तो नेक्स्ट पोजीशन पे और बढ़ेगा, उसका नेक्स्ट पोजीशन पे और बढ़ेगा, इसका नेक्स्ट पोजीशन पे और बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस कंडीशन पे क्या हो रहे हैं, आपका डेल्टा है कंटिन्यूसली आपको वेरी हो रहे हैं, स्विंगिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट से लेकर बढ़ रहे हैं और उस पॉइंट से और नीचे जा रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। सो इसकी वजह से जो भी आपको जो पावर है वो भी आपको साइन ऑफ डेल्टा है। सो जैसे डेल्टा वेरी हो रहे है तो इसका पावर भी तो वेरी होगा, तो इसी को हम बोलते हैं पावर स्विंग है। ये पावर स्विंग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो वेरी हो रहे हैं। और डेल्टा क्यों वेरी हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, यहाँ जो मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट का जो बैलेंस से पहले जीरो था वो अभी डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये एक्सेलरेट डिसलरेट एक्सेलरेट डिसलरेट ऐसा होके जब तक ये मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जहाँ आपको जीरो पॉइंट नहीं आएगा तब तक ये आपको होता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये होता ही रहेगा अगर ये स्टेबल है तो ये, लेकिन ये स्टेबल अनस्टेबल कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये आपको डेल्टा 90 डिग्रीज का बाद ये आपको अनस्टेबल रीजन है, आपको स्टेबल रीजन है।
लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ टाइम पे आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया नहीं है तो आपको स्विंग इक्वेशन से हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कब स्टेबल बोलते हैं कब अनस्टेबल बोलते हैं। तो इसका जो डेल्टा का जो मूवमेंट है जो स्विंग है आपको दो कंडीशन होगा। एक आपको स्टेबल होगा, स्टेबल में क्या है, जो फर्स्ट स्विंग जैसे यहाँ से यहाँ मूव हुआ, नेक्स्ट स्विंग इससे कम होगा, नेक्स्ट स्विंग उससे कम होगा, नेक्स्ट स्विंग उससे कम होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल स्विंग है। लेकिन अनस्टेबल क्या होते हैं, जो फर्स्ट स्विंग से नेक्स्ट स्विंग और इसका बड़ा होगा, नेक्स्ट स्विंग और इसका बड़ा होगा, ऐसे बढ़ते जा रहा है तो इसका स्विंग उसको अनस्टेबल स्विंग बोलते हैं। ठीक है। सो पावर स्विंग में भी आपको, जिसमें आपको डेल्टा स्टेबल स्विंग है तो पावर भी आपको अनस्टेबल स्विंग होगा, जिसमें अनस्टेबल स्विंग है तो पावर भी आपको अनस्टेबल स्विंग होगा। ठीक है फ्रेंड। सो अनस्टेबल स्विंग में क्या होगा, आपको जैसे ये मैं आपको बताया था पावर है बहुत आपको चेंज होता रहेगा क्योंकि डेल्टा चेंज हो रहा है। ठीक है। इस केस में अगर आप देखेगा तो अगर मैं ओनली दो सिस्टम ले लिया, दो जनरेटर लिया, सिंपल आपको दो दो जनरेटर का सिस्टम लिया, ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इसका सोर्स इक्वल सेम जनरेटर्स दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका भी सोर्स सेम है इसका भी सोर्स सेम है, ठीक है। अभी का केस में देखेगा तो डेल्टा फॉर एग्जांपल ये 30 है, यहाँ से लेकर ये डेल्टा अराउंड 120 तक, 120 ऐसे चेंज हो रहे हैं राइट, यहाँ भी 120 ऐसे चेंज हो रहे हैं राइट, जिसमें यहाँ 30 to 120 जितना एंगल है उतना ऑलमोस्ट बराबर एंगल इस साइड भी चेंज होगा राइट। सो ऐसे में एक स्टेबल स्विंग में बोल रहा हूँ। नॉर्मल केस में क्या होता है, यहाँ डेल्टा मतलब क्या बोला, इसका और इसका बीच में एंगल डिफरेंस है राइट। सो अभी ये दोनों के बीच में जैसे एंगल डिफरेंस चेंज होता है तो इसका बीच में क्या होगा, सेम वोल्टेज अगर एज्यूम करेंगे उस केस में आपको जैसे डेल्टा चेंज हो रहा है तो इसका बीच में करंट भी चेंज होगा। करंट क्यों चेंज होगा, करंट का इक्वेशन देखेगा तो इसका ई एस एट एन एंगल डेल्टा माइनस ई आर, ठीक है, एट एन एंगल फेजर डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस है, ठीक है, ये आपको वेक्टर ऐसे होगा। सो जैसे ही डेल्टा चेंज होता जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका करंट भी चेंज होगा, जैसे डेल्टा बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, जैसे डेल्टा कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा, ठीक है। ऐसा आप देखेगा तो ये एक पॉइंट पे जैसे डेल्टा जीरो से, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा ये दोनों के बीच में जीरो है, जीरो है तो क्या होगा, करंट जीरो है, ठीक है, दोनों के बीच में करंट जीरो है क्योंकि बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल वोल्टेज है। जैसे डेल्टा बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, जैसे डेल्टा 90 डिग्रीज हो गए तो करंट मैक्सिमम होगा राइट। लेकिन जैसे डेल्टा आपको और 90 डिग्री से मैक्स और बढ़ेगा, ठीक है, आइडियल केस में डेल्टा 90 में मैक्सिमम होगा, लेकिन डेल्टा और बढ़ेगा तो और लोड करंट बढ़ेगा। यही से डेल्टा आपको 180 डिग्री जैसे हो गया उस केस में आपको मैक्सिमम करंट जाएगा क्योंकि आपका डेल्टा 180 डिग्रीज मतलब क्या हो गया, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का वेक्टर एग्जैक्ट 180 डिग्रीज हो गया, मतलब ये 180 डिग्री से इसमें, मतलब ये दोनों वाइट जैसे 180 डिग्रीज हो गया तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जो वोल्टेज है डबल हो जाएगा, उसमें आपको करंट है डबल नॉर्मल से ज़्यादा जाएगा, दो गुना जाएगा राइट फ्रेंड। तो उस कंडीशन पे देखेगा तो उस कंडीशन पे आपका जो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे देखेगा तो 180 डिग्रीज मतलब इस साइड का वोल्टेज और इस साइड का वोल्टेज आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट है। सो ऐसा आप ड्रॉ करेगा तो इसमें आपको ऐसा वोल्ट उस ड्रॉप में आपको अगर सिस्टम सेम इक्वल है तब आपको मिडिल पॉइंट में आपको एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में आपको वोल्टेज जीरो आता है, इसको हम बोलते हैं जीरो वोल्टेज सेंटर, क्योंकि आपको दोनों के बीच में 180 डिग्री से है तो आपको यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज जीरो है। ऐसे आपको मिड पॉइंट में देखेगा तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज भी आपको बराबर होगा, यहाँ आपको 0 पॉइंट वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे आपको स्विंग जैसा होता है तो डेल्टा 0 डिग्री से लेकर 180 या इससे ऊपर तक जाएगा, फिर आपको नॉर्मल होगा, फिर ऐसे जाएगा फिर नॉर्मल होगा, ऐसे आपको वोल्टेज 0 पॉइंट मल्टीपल टाइम पे आ सकता है, ऐसे स्विंग मारते रहेगा, ठीक है। जैसे आप डेल्टा का एंगल से देखेगा तो आपको पावर में भी ये हो रहे हैं और करंट में भी हो रहे हैं। अगर इसका आप फिजिकली देखेगा तो इसको कैसे होते हैं फ्रेंड्स, एक एक फेज का, जैसा वोल्टेज देख लीजिए यहाँ नॉर्मल कंडीशन है, करंट भी नॉर्मल है जैसे देखेगा तो इस कंडीशन पे, ठीक है। जैसे आपको डिस्टर्बेंस हुआ, डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है तो आपको नेट वोल्टेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जैसे कम हो रहे हैं करंट भी आपको बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको जिस पॉइंट पे आपको दोनों के बीच में एंगल अगर 180 हो गया तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब आपको नेट वोल्टेज आपको बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा,
लेकिन आप देखेंगे इंडिविजुअल वोल्टेज में अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसा आपको फॉल्ट का केस में, कोई भी केस में ऐसे होते हैं, फॉल्ट का केस में भी क्या होगा, आपका वोल्टेज कम होगा, करंट बढ़ेगा। जैसे यहाँ भी देखेगा तो वोल्टेज जैसे कम हो रहे हैं, करंट बढ़ रहे हैं, राइट। वोल्टेज जैसे कम हो रहे हैं, करंट का वेवफॉर्म बढ़ रहा है, ऐसे नॉर्मली होते हैं। अगर आप इसी दो जनरेशन का सिस्टम में अगर दो जनरेटर्स हैं, उस केस में अगर आप देखेगा तो नॉर्मली हम लोग ई टैप में कोई एक IEEE का स्टडी है, इसमें इसका मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेगा तो तीनों फेज का करंट का वेव फॉर्म कैसे रहते हैं अगर दो जनरेटर का सिस्टम है, जैसे हम दिखाए उसमें आप देखेगा तो जैसे ऐसे डिस्टर्बेंस में आपको कभी करंट जीरो है, जीरो का आसपास है, फिर आपको स्विंग है, फिर आपको स्विंग है, फिर ऐसा आपको बहुत बार, मतलब इसका हम बोलते हैं स्विंग है, पावर स्विंग है। ये क्यों हो रहे हैं आपको, आपको हो रहे हैं डेल्टा, आपको रोटर एंगल का स्विंग की वजह से आपको करंट स्विंग हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको पावर स्विंग भी हो रहे हैं। पावर पूरा आपको स्विंग जैसे हो रहे हैं, राइट, स्विंग जैसे ऐसे आपको हो रहे हैं, राइट। अगर इनकेस मल्टीपल जनरेटर्स हैं तब आपको ये स्विंग और वर्स्ट होगा, और वर्स्ट, कोई डेफिनेट नहीं है आपको, ऐसा वर्स्ट होगा, वर्स्ट कंडीशन में, ठीक है फ्रेंड। तो ये वर्स्ट होगा। तो इसी वजह से आपको ये, आपको पावर स्विंग क्या होता है आपको समझ में आ गया। अभी कहीं पे भी डब आपको सिस्टम में डिस्टर्ब होता है तो ये पावर स्विंग ऐसा होगा, ठीक है। सो आपको अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया पावर स्विंग क्या होते हैं, राइट। अभी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी से हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले पावर स्विंग क्या है, कभी भी आपको थ्री फेज सिस्टम में रोटर एंगल्स का, ये रोटर एंगल में जैसे ही आपको डिस्टर्बेंस आते हैं, यह रोटर एंगल में, ये दोनों के बीच में रोटर एंगल में जैसे ही आपको स्विंग होते हैं, ये क्यों होते हैं आपको, एक्सेलरेशन पावर का वजह से। एक्सेलरेशन पावर क्यों होते हैं, आपको मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट का डिफरेंस का वजह से। वो डिस्टर्ब क्यों होगा, आपको सडन आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ तब होगा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से आपको ये मिसमैच हुआ, आपको एक्सेलरेशन पावर आया, एक्सेलरेशन पावर का वजह से एक्सेलरेशन टॉर्क आया, एक्सेलरेशन टॉर्क का वजह से आपको रोटर एंगल का आपको डिफरेंस आया, रोटर एंगल बढ़ेगा या घटेगा, उसकी वजह से आपको पावर में भी चेंजेस हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो पावर में भी चेंज हुआ, तो आपको पावर स्विंग उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पावर स्विंग, ठीक है। ये पावर स्विंग आपको इंक्रीजिंग में भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग में भी हो सकते हैं। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे आपको होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे स्टेबल पावर स्विंग। स्टेबल पावर स्विंग किसको बोलते हैं, जैसे हम बताया था, जिसका डेल्टा का स्विंग है, रोटर एंगल का स्विंग है, फर्स्ट स्विंग से नेक्स्ट स्विंग कम हुआ, इसका नेक्स्ट स्विंग और कम हुआ, इसका नेक्स्ट स्विंग और कम हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टेबल पावर स्विंग, ठीक है। अनस्टेबल पावर स्विंग किसको बोलते हैं, फर्स्ट स्विंग के सेकंड स्विंग आपको और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, तो इसको हम लोग अनस्टेबल पावर स्विंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेबल पावर स्विंग उसी को ही बोलते हैं जिसका, ठीक है फिर, न्यू इक्विलिब्रियम तक, एक पहले जो पावर स्विंग था इससे एक नया इक्विलिब्रियम आके ये फाइनली रुक सकते हैं, ठीक है। धीरे 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 डैम्प आउट होकर, मतलब आपको जो स्विंग है धीरे धीरे डैम्प आउट होकर एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आएगा। अनस्टेबल जिसको बोलते हैं, जो डैम्प आउट नहीं होगा, वो और बढ़ के बढ़ के बढ़ के ये आपको कुछ नहीं होगा, फाइनली आपको क्या होगा, डेल्टा 180 डिग्रीज का ऊपर चला जाएगा और पूरा सिस्टम आपको खींच के चला जाएगा। डेल्टा 180 डिग्री जैसा हो गया, इसके बाद और डेल्टा बढ़ेगा, फिर इसके बाद और कम होगा, ऐसे आपको डेल्टा 180 से भी ऊपर ऐसे जाएगा, और आपको डेल्टा ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहले स्विंग में डेल्टा 30, मतलब आपको 0 से 90 डिग्री, नेक्स्ट स्विंग में आपको मतलब -20 डिग्री से लेकर 120 डिग्री, ऐसे ऐसे ऐसा 180 से लेकर -180, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा डेल्टा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल पावर स्विंग, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग, जैसे पावर स्विंग बोला, आउट ऑफ स्टेप किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पावर स्विंग अनस्टेबल है उसी को आउट ऑफ स्टेप बोलते हैं। क्योंकि आउट ऑफ स्टेप मतलब क्या है, जैसे ये दोनों का डेल्टा 90 डिग्रीज का ऊपर चला गया, नॉर्मली क्या होते हैं, ये जनरेटर और ये जनरेटर है मैग्नेटिक लॉकिंग से चलते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग, जैसे आपको इसका जनरेटर का रोटर बढ़ेगा तो इसका भी आपको बढ़ने के लिए ट्राई करेगा, इसको मेंटेन सेम रखने के लिए ट्राई करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक लॉकिंग है। लेकिन जैसे ही इसका मैग्नेटिक लॉकिंग आपको ब्रेक हो गया,
ठीक है। जैसे ही ब्रेक हो गया तो क्या होगा, इसका इट इज़ नो मोर ए सिंक्रोनस जनरेटर, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप। ठीक है, 90 डिग्रीज का क्रॉस हो गया तो, या नहीं है तो जैसे ही ये दोनों का बीच में आपको एंगल 180 डिग्रीज का ऊपर हो गया, नहीं है तो आपको जैसे ही ये स्विंग है, आपको पावर स्विंग है, आपको अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल मतलब क्या होगा, आपको धीरे 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 पावर स्विंग अनस्टेबल हो गया है तो ये 90 180 डिग्री से ऐसा ऊपर ही जाएगा, उसका हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्टेप बोलते हैं। ठीक है। और पोल स्लिप किसको बोलते हैं, जहां आपको 180 डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं उसको हम लोग, दोनों के बीच में अगर 180 डिग्रीज का ऊपर चला गया तो ये दोनों को पोल स्लिप हो गया। 180 डिग्रीज मतलब क्या है, पहले हमारा जैसा आप देखेगा तो इस जनरेटर का स्टेटर में आपका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। जैसे ये 180 डिग्रीज घूम गए तो दोनों नॉर्थ पोल है, दोनों साउथ, मतलब आपको एग्जैक्ट 180 डिग्रीज हो गया, राइट। तो पोल क्या हो गया, स्लिप हो गया। उस कंडीशन के बाद ये आना बहुत मुश्किल है। जैसे ये 180 डिग्रीज को टच कर दिया, जो डेल्टा है ये दोनों के बीच में 180 डिग्रीज तक चला गया, मतलब वोल्टेज सेंटर तक टच कर दिया, इसका वोल्टेज एक पॉइंट पे जीरो होगा। इसके बाद इसका जो स्विंग है और वरस्ट होगा और एग्रीगेट होगा, उसको हम लोग अनस्टेबल ही मान सकते हैं, 180 डिग्रीज का ऊपर चला गया। ठीक है फ्रेंड। सो जहाँ 180 डिग्रीज होते हैं उसको हम लोग 180 डिग्रीज यार इसका ऊपर बोलते हैं, इसको हम लोग पोल स्लिप बोलते हैं। ठीक है। जहाँ एग्जैक्ट 180 डिग्रीज होते हैं उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल सेंटर या वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो या इलेक्ट्रिकल सेंटर कहाँ हो रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री से, तब अगर ये दोनों सिस्टम बराबर है तब आपको मिडिल पॉइंट पे, एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन का मिडिल पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिकल सेंटर या नहीं तो वोल्टेज जीरो पॉइंट बोलते हैं। अगर ये इक्वल सिस्टम नहीं है तो जहाँ आपको इम्पीडेंस बैलेंस होगा आधा आधा, वहाँ आपको इलेक्ट्रिकल सेंटर जीरो होगा। मतलब जहाँ इम्पीडेंस इस साइड और इस साइड बैलेंस है, वहाँ आपको वोल्टेज ड्रॉप भी आपको बैलेंस होगा, राइट। ये नहीं है तो अगर वो दोनों वोल्टेज अलग अलग है तो ये वोल्टेज प्लस इम्पीडेंस ड्रॉप, जहाँ आपको ये दोनों का बैलेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सेंटर या इलेक्ट्रिकल जीरो बोलते हैं, वोल्टेज जीरो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। सो ये सब है। ठीक है। सो अभी हमको पावर स्विंग क्या है हमको समझ में आ गया, राइट। ठीक है। अभी हम लोग ये समझ लेंगे पावर स्विंग का प्रोटेक्शन क्यों देना है। ठीक है। हमको क्यों देना है पावर स्विंग प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम लोग जैसे पहले देखा था, पावर स्विंग में आपको करंट और वोल्टेज और पावर, जितना आपको इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर्स है वो सब आपको स्विंग मार रहे हैं। ठीक है। जैसे आप देखेगा तो यहाँ है फ्रेंड्स, जहाँ जैसे यहाँ देखेगा तो आपका करंट का वेवफॉर्म है, ये करंट का वेवफॉर्म क्या हो रहा है, नॉर्मल करंट ये है, आपको इतना स्विंग मार रहा है। ठीक है। आपका अगर ये करंट प्रोटेक्शन है, नॉर्मल ओवर करंट प्रोटेक्शन है, तब ये तो इनिशिएट हो सकते हैं, इसमें आपको ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये अगर स्टेबल पावर स्विंग है, इसके बाद ये नॉर्मल आ जाएगा करंट, लेकिन इसका पहले ही जितना भी ओवर करंट प्रोटेक्शन से वो सब ट्रिप हो सकते हैं इस टाइम रेंज में है तो। अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा, टाइम डिले है तो उतना टाइम डिले मिलेगा तो ये ट्रिप हो ही जाएगा। अगर ये इवन ये डायरेक्शनल ओवर करंट है फिर भी आपको ये ट्रिप करेगा। ठीक है। फिर भी आपको ट्रिप करेगा। इवन आपको ये पावर प्रोटेक्शन भी है फिर भी ट्रिप करेगा। इवन इम्पिडेंस प्रोटेक्शन है लाइन का, तब भी आपको ये रिस्क है। ये इम्पिडेंस में अलग हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पिडेंस का कैसे रहते हैं, लेकिन इम्पिडेंस प्रोटेक्शन भी आपको मॉल ऑपरेट करेगा। सो इवन आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन से, जैसा वोल्टेज भी आप देखेगा तो वोल्टेज में भी तो आपको ये है, पूरा स्विंग है। सो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको ये करेगा। सो ये पावर स्विंग में आपका जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल आपका जो भी प्रोटेक्शंस है, वो सारे प्रोटेक्शंस आपको मॉल ऑपरेट होने का चांस है, सारे के सारे प्रोटेक्शन। ठीक है। इसीलिए आपको पावर स्विंग में आपको, पावर स्विंग तो छोड़ ही दीजिए, पावर स्विंग आपको ये स्टेबल या अनस्टेबल कोई भी पावर स्विंग में, लेकिन इसमें आपको जितना भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है सारे के सारे भी आप इसके साथ भी स्विंग कर रहे हैं, तो आपको सारे के सारे पैरामीटर आपको स्विंग होने का, मतलब आपको इसमें आपको जो भी प्रोटेक्शन है वो सब आपको ट्रिप होने का चांस है, ट्रिपिंग तो ऐसे ही इनिशिएट कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको पावर स्विंग प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले पावर स्विंग प्रोटेक्शन से भी ज़्यादा आपको एग्जिस्टिंग जो भी आपको पावर सिस्टम है उसको आपको ट्रिपिंग अवॉइड करना है, आपको स्टेबल पावर स्विंग में। सबसे पहले स्टेबल पावर स्विंग में इसीलिए ट्रिप करना है, अवॉइड ट्रिपिंग अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में हर एक चीज़ आपको ऑपरेट हो सकते हैं, सो इसको आपको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये स्टेबल पावर स्विंग है, उसमें आपको अननेसेसरी आपको हर सिस्टम को आपको ट्रिप नहीं करना है। ट्रिप करेगा तो आपको क्या होगा, हर सिस्टम को ट्रिप करेगा तो ऐसे ही आपको पावर का जनरेशन और लोड का डिफरेंस हो जाएगा, उसमें आपको और स्विंग्स हो जाएगा और आपको सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको अननेसेसरी स्टेबल स्विंग में कभी ट्रिप नहीं करना है। कभी भी आपको अनस्टेबल पावर स्विंग है या आउट ऑफ स्टेप कंडीशन है, उसमें आपको ट्रिप करना है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है उस कंडीशन पे सिस्टम को। ठीक है। और नेक्स्ट है, आपको कभी भी दो एरिया से, जैसे हम लोग जैसे पहले डिस्कस किया था, दो जनरेशन से, उस केस में जैसे ही ये सिंक्रोनिज्म लूज हो गया, मतलब 180 डिग्रीज हो गया, तब आपको वो दोनों सिस्टम को आइलैंड करना चाहिए ऑटोमेटिकली। आइलैंड करना है दोनों सिस्टम को। और उसको, अगर दो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में दोनों, अगर आप दोनों का सिंक्रोनिज्म लॉस हो गया तो वो दोनों को कितना जल्दी कितना क्विकली आपको आइसोलेट कर सकते हैं, आइलैंड कर सकते हैं, उतना जल्दी ऑटोमेटिकली क्विकली आपको आइसोलेट करना है। क्यों आइसोलेट करना है? टू अवॉइड, आपको इक्विपमेंट डैमेज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया, ह्यूज करंट इंडस जाएगा। ठीक है, आपको सिस्टम का डैमेज को अवॉइड करने के लिए और आपका मेजर पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम को आपको शट डाउन अवॉइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, उसके लिए आपको इसको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बाद जैसे मैं बताया था, ये पावर स्विंग में आपको हर एक प्रोटेक्शन आपको ट्रिप हो सकते हैं, मतलब इवन आपको स्टेबल पावर स्विंग या अनस्टेबल पावर स्विंग, दोनों केस में आपको ट्रिप हो सकते हैं। आपका सिस्टम में आपको होने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा। हर जगह आपको वोल्टेज ओवर कर, मतलब वीओसी प्रोटेक्शन भी दिख जाएगा आपको, ओवर करंट प्रोटेक्शन भी ऑपरेट होगा, डायरेक्शनल प्रोटेक्शन भी ऑपरेट होगा, पावर प्रोटेक्शन कोई दिया वो भी ऑपरेट हो सकते हैं, डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी ऑपरेट हो सकते हैं। एक्सेप्ट आपको यूनिट प्रोटेक्शन छोड़कर हर चीज़ प्रोटेक्शन ऑपरेट हो सकता है। आपको किसकी वजह से ट्रिप हुआ वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी वजह से आपको पावर स्विंग में फ्रेंड्स, आपको जैसे ही पावर स्विंग होते हैं तो आपको एक अनकंट्रोल ट्रिपिंग हो जाएगा, हर जगह हर एक ब्रेकर आपको ट्रिप होगा। हर एक ब्रेकर ट्रिप हो गया तो आपको कैस्केड ट्रिपिंग हो जाएगा उसकी वजह से। इसके अनकंट्रोल ट्रिपिंग है, हमको अवॉइड करना है। अनकंट्रोल ट्रिपिंग जैसे ही हो गया, कोई न्यूसेंस में आपको हर एक चीज़ ट्रिप हो गया तो आपको पावर और जनरेशन में ऐसे ही मिसमैच हो गया, उसको मैच करने के लिए और सिस्टम में आपको या जनरेशन काट देगा या लोड काट देगा, और डिस्टर्ब, और इसमें इसकी वजह से और स्विंग बढ़ेगा, उसमें और कोई जो प्रोटेक्शन से वोल्टेज या करंट या पावर या डिस्टेंस रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन थे उसमें और ऑपरेट हो जाएगा, फिर और पावर स्विंग बढ़ेगा उसकी वजह से। और आपको इसके पावर और जनरेशन के बीच में डिस्पै मिसमैच हो जाएगा उसकी वजह से, और आपको सिस्टम आपको ऐसे ट्रिप होता जाएगा, कैस्केडिंग ट्रिपिंग होता जाएगा, आपको सिस्टम ब्लैकआउट तक जाएगा अगर आपको पावर स्विंग में प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ऐसे आपको पावर स्विंग में, आपको स्टेबल पावर स्विंग में अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन को आप ब्लॉक भी नहीं करेगा, तब भी आपको अनकंट्रोल ट्रिपिंग है, हर एक ब्रेकर आपको ट्रिप करेगा। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड ट्रिपिंग को अवॉइड करना है। और कंट्रोल्ड सिस्टम में, कंट्रोल्ड वे में, आपको कंट्रोल्ड वे मतलब कैसे है, आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल जहां आपको दोनों सिंक्रोनिज्म से हट गया था, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया, तब में क्या करना है, दोनों सिस्टम को आइलैंड करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, ये दो दो सोर्स से, ये दोनों सोर्स में जैसे ही 180 डिग्रीज हो गया तो मैं दोनों सोर्स को आइलैंड कर दूंगा, दोनों सिस्टम को आइलैंड करके इसको इसका लोड को यहाँ चला दूंगा, ये ग्रिड का है, ये आपका सिस्टम का है, ये दोनों को आइलैंड करके इसका लोड को यहाँ चलाऊंगा, इसका लोड को यहाँ चलाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका जनरेशन और इसका जो डिमांड उसको मैच करने के लिए ट्राई करूँगा, यहाँ भी मैच करने के लिए ट्राई करूँगा। ये मैच करने के लिए अगर जनरेशन ज़्यादा है तो जनरेटर को ट्रिप करूँगा, अगर लोड ज़्यादा है तो आपका जो लोड सेटिंग के थ्रू हम लोग इसको मैच करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, मैच करके इसका एक स्टेबल, इसको हम लोग स्टेबल तक लाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये तभी होगा अगर आप कंट्रोल्ड वे में, अगर इसको आप सेपरेट करोगे तो। ठीक है, ये कंट्रोल्ड वे में सेपरेट करेगा तो हम लोग को क्या होगा, इक्विपमेंट डैमेज आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और आपको वाइड स्प्रेड ऑफ पावर आउटेज को आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैस्केडिंग ट्रिपिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको पावर स्विंग प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग और इसका जो डिस्टर्बेंस को भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में आइलैंड करेंगे तो आप इसको डिस्टर्बेंस आप मिनिमाइज हो गए, जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है उसी को आप इम्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसी वजह से पावर स्विंग में हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। तो पावर स्विंग में प्रोटेक्शन कैसे देते हैं हम लोग? तो पावर स्विंग में ये करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, पावर स्विंग की वजह से हमारा एग्जिस्टिंग वोल्टेज बेस्ड या करंट बेस्ड या डायरेक्शनल वोल्टेज या करंट बेस्ड या पावर बेस्ड या नहीं है तो इम्पीडेंस, हर एक प्रोटेक्शन आपको माल ऑपरेट हो रहा है। सो सबसे पहले अगर ये स्विंग पावर स्विंग है आपको स्टेबल या अनस्टेबल है, फिर भी आपका जो एग्जिस्टिंग जो भी प्रोटेक्शन है इसका फिलॉसफी के हिसाब से वो सबको आपको पावर स्विंग की वजह से अगर वो हो रहा है तो उसको ब्लॉक करना है। जो फर्स्ट थिंग आपको प्रोटेक्शन क्या है, पावर स्विंग ब्लॉक प्रोटेक्शन देना है। ये पावर स्विंग ब्लॉक क्या डिस्क्रिमिनेट करेगा आपको, सबसे पहले ये ब्लॉक मतलब हर चीज़ में ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि ये आपको जो स्विंग है वोल्टेज और करंट का फॉल्ट का केस में भी होगा। लेकिन अभी आपका जो प्रोटेक्शन से एग्जिस्टिंग वोल्टेज या करंट या पावर बेस्ड या डिम्पेडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन से सब आपको फॉल्ट के लिए है, लेकिन पावर स्विंग में इसको ब्लॉक करना है, फॉल्ट के लिए ट्रिप करना है। सो पावर स्विंग ब्लॉक का एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ये जितना भी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस को उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, उसको अगर फॉल्ट है तो उसको अलाउ करना चाहिए उस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को। अगर पावर पावर स्विंग है तो उसको सबको ब्लॉक करना है, उसको किसी को भी ऑपरेट करना नहीं देना है। अगर वो ओवर करंट है उसको ब्लॉक कर दो, डायरेक्शनल ओवर करंट है ब्लॉक कर दो, अंडर वोल्टेज है ब्लॉक कर दो, ठीक है। या इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है ब्लॉक कर दो, कोई पावर प्रोटेक्शन है ब्लॉक कर दो अगर पावर स्विंग है तो। लेकिन अगर ये फॉल्ट है तो उसको अलाउ करना है, उसमें ब्लॉक करना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, इन केस आपका आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन, ये तो ब्लॉकिंग हो गया। इसके बाद एक और ट्रिपिंग प्रोटेक्शन देना है, आउट ऑफ स्टेप ट्रिप देना है, क्योंकि अगर ये क्या डिस्क्रिमिनेट करेगा, आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग है ये आपको स्टेबल और अनस्टेबल पावर स्विंग है। अगर ये पावर स्विंग है स्टेबल पावर स्विंग है तब आपको सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दो, इसके थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अनस्टेबल पावर स्विंग है तब आपको क्या करना है, ये सिस्टम को दो भी आप इसको आप कंट्रोल्ड वे में आप इसको सेपरेट कर रहे हैं, आइलैंड कर रहे हैं। इसके बाद आपको आइलैंड करने के बाद इसको आप लोड सेटिंग करके, लोड सेटिंग या जनरेशन सेटिंग करके, लोड सेटिंग में आपको या वावर वोल्टेज या अंडर फ्रीक्वेंसी, वावर फ्रीक्वेंसी या अंडर फ्रीक्वेंसी के थ्रू, या आपको वावर या अंडर वोल्टेज के थ्रू आप जो लोड सेटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू आप पावर जनरेशन और लोड को बैलेंस करना है, दो जो सिस्टम को आपको आइलैंड करने के बाद, ठीक है। ऐसे आप इसको प्रोटेक्शन ऑफर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो तीन मेथड में आपको सबसे पहले आपको ब्लॉकिंग देना है हर एक एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन में। ये ब्लॉक आपको ये डिस्क्रिमिनेट करना है आपको फॉल्ट है या पावर स्विंग है। अगर पावर स्विंग है तो ब्लॉक कर दो, फॉल्ट है तो उसको कुछ मत करो, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोटेक्शन होना चाहिए आउट ऑफ स्टेप, उसमें आपको ये पावर स्विंग जो भी है ये ब्लॉक कर रहे हैं, पावर स्विंग ब्लॉक, ये आपको ये आउट ऑफ स्टेप ये डिटेक्ट करना चाहिए ये पावर स्विंग जो भी हुआ वो स्टेबल पावर स्विंग है अनस्टेबल पावर स्विंग है। अगर स्टेबल पावर स्विंग है तब इसको कुछ मत करो, इसको ट्रिप ही मत करो। अगर ये अनस्टेबल पावर स्विंग है इसको ट्रिप कर दो आउट ऑफ स्टेप में, ठीक है, आउट ऑफ स्टेप में ट्रिप कर दो, ठीक है फ्रेंड। अगर ये स्टेबल पावर स्विंग है या अनस्टेबल, उसमें आपको क्या करना है, आउट ऑफ स्टेप के थ्रू आप, अगर आप आइलैंड कर दिया सिस्टम को तब आपको पावर और जनरेशन और लोड को आप बैलेंस करने के लिए जो लोड सेटिंग या नहीं तो जनरेशन सेटिंग के एग्जिस्टिंग स्कीम को यूज़ करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको आपका आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स पावर स्विंग के बारे में। आगे भी हमको हमारे साथ बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।